फैंटास्टिक फोर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से फैंटास्टिक फोर अपनी नई बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो सामान वगैरह सेट कर रहे होते हैं। और इस आइडिया के मुताबिक उन्होंने एक मशीन बनाई होती है जिसका नाम द ब्रिज होता है, और उस मशीन में जाके वो चीज़ें चेक कर सकते हैं जो इनकी दुनिया में पहले से हो चुकी हैं, लेकिन जो दूसरी रियलिटीज़ में वो चीज़ें हुई हैं लोगों ने किस तरह से उनको सॉल्व किया है। क्योंकि रीड रिचर्ड को पूरी स्टोरी में ये लग रहा है कि ये सारी की सारी सीक्रेट इन्वेजन, स्क्रल इन्वेजन, सिविल वॉर वगैरह ये सब उनकी वजह से हो रही है, और इसीलिए ये दुनिया अब नॉर्मन ऑसबॉर्न के बुरे हाथों में जा चुकी है। तो वो सबको ठीक करने के लिए जो है अलग अलग रियलिटीज़ में जाके ये सब चेक करेंगे कि उनसे क्या गलती हुई है। लेकिन हम दूसरे पल देखते हैं जैसे ही रीड रिचर्ड द ब्रिज को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, वहाँ से हैमर के एजेंट जो हैं वो बैक्स्टर बिल्डिंग के ऊपर आके हमला कर देते हैं इनको रोकने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस ब्रिज को इस्तेमाल करने की वजह से उनके आसपास की रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से द थिंग, सुजन स्टॉर्म और जॉनी स्टॉर्म जो हैं वो एक अलग ही रियलिटी में चले जाते हैं, जहाँ पे डायनासोर्स वगैरह और सेलेस्टियल्स मौजूद होते हैं। अब आगे और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास, और वो बोलता है कि यहाँ से हटो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और वो अपनी दोनों गन्स उनके सामने रखा खड़ा होता है, और वो हैमर के एजेंट बोलते हैं कि अरे ये क्या है, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, यहाँ से हटो वरना मैं तुमको उड़ा दूंगा। लेकिन वो बोल रहे हैं ये बच्चा तो काफ़ी क्यूट है। तो बोलता है कि ये उन्हीं के बच्चे हैं ना, दूसरा एजेंट। तो बोलता है कि हाँ, इसमें से एक का नाम फ्रैंकलिन है और दूसरी लड़की का नाम वैलेरिया है। तो वो एजेंट पूछता है कि फ्रैंकलिन ये बताओ कि तुम्हारे मॉम एंड डैड कहाँ पे हैं। तो बोलता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो वैलेरिया बोलती है कि तुम उनको बताओ ना बताओ, वो पहले से जानते हैं। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि तुम जरा खामोश हो जाओ, मैं यहाँ सीरियस होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इनको डरा रहा हूँ, देखो ये दूर भाग रहे हैं। और यहाँ से हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन जो इनको बोलता है कि तुम सारे के सारे बकेट हेड्स जो हमारी बैक्स्टर बिल्डिंग से फौरन चले जाओ, ये एक सुपर हीरो का घर है जहाँ पे तुम जैसे लोगों का आना बिल्कुल मना है, और हमारे पास आने की कोशिश भी करी तो मैं तुम लोगों को उड़ा डालूंगा। लेकिन वहीं पे वैलेरिया हम देखते हैं कि पीछे बैठ के कुछ अजीब सी गन वगैरह बना रही होती है, बोलती है कि लगता है कि अब तुम मुसीबत में फंस गए हो। और वहीं पे एजेंट आते हैं और बोलते हैं कि बस बच्चे बहुत हो गया, हमने तुम्हारा तमाशा देख लिया, अब हम तुम्हें जो है अपनी कस्टडी में लेते हैं जब तक हमें कुछ और समझ में ना आए। लेकिन पीछे से वैलेरिया गन बनाती है और उनकी तरफ पॉइंट करते हैं, बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तो वो एजेंट बोलता है कि ज़रा आराम से बच्चे, रिलैक्स हो जाओ, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि तुम लोगों को हमें बंद करवाना है, हम सिर्फ वहाँ पे यही करने आए हैं। ये देखो, अगर तुम हम पे शक है तो ये लेटर जाके दिखा देना अपने माँ बाप को, वो समझ जाएंगे। बोलता है फ्रैंकलिन कि ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ और उनको दिखा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग को यहाँ से चले जाना चाहिए, आपका काम हो चुका है। तो मैं फिर फ्रैंकलिन बोलता है क्या तुमने जो चीज़ बनाई थी वाकई में चलती है। तो बोलती है ये मुझे पता नहीं चलती, लेकिन इससे हम एक स्पेस स्टेशन को ज़रूर बुला सकते थे। तो फ्रैंकलिन बोलता है इसका क्या मतलब हुआ। तो बोलती है कि ये सब छोड़ो, लेकिन मॉम एंड डैड आखिरकार है कहाँ, अब तक इतना सब कुछ हो चुका है, उनको हमारे सामने तो आना ही चाहिए था, कम से कम अंकल, जॉनी और बहन तो आते ही, आई होप कि वो लोग बिल्कुल ठीक हों। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक होंगे, उनको क्या होगा। लेकिन यहीं से दूसरी तरफ हम उस रियलिटी में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे द थिंग वगैरह पहुंचे हुए होते हैं, और हम यहाँ देख रहे होते हैं कि कैसे अजीबोगरीब डायनासोर्स, अलग अलग एलियंस, सेलेस्टियल्स सब यहाँ पे मौजूद होते हैं, और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग सैवेज लैंड के अंदर मौजूद हैं। और वहीं पे फ्रैंकलिन और वैलेरिया आपस में बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, लगता है कि डैड ने सच में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उससे कुछ स्क्रू अप हो गया है। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो वैलेरिया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो बोलती है कि देखो तुम्हें बिल्डिंग को देख के क्या लग रहा है, वैसे तो मुझे पता है कि हमारे डैड काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहते हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में, लेकिन बिल्डिंग से जो ग्लोई चीज़ें आ रही हैं उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि उनका एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे सैवेज लैंड के अंदर देख रहे होते हैं कि यहाँ पे जॉनी स्टॉर्म वगैरह सेलेस्टियल से लड़ रहा होता है, और यहाँ पे द थिंग जो है डायनासोर से लड़ रहा होता है, उस तरह उनकी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। लेकिन फ्लैरिया और फ्रैंकलिन ये सब सोचने में लगे होते हैं कि अब हम इस सबको ठीक करें तो कैसे करें, क्योंकि ये सब लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं और इस पूरी बिल्डिंग के अंदर ये दोनों ही मौजूद हैं। और बोलती है कि चलो अब जो भी हो, हमें इसको पता लगाने की कोशिश करना होगा कि हम उन लोगों की मदद यहाँ से कैसे कर सकते हैं। डैड यूजुअली जो है अपना बैकअप प्लान रखते थे, लेकिन ज़रा देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पावर कट कर दी है। तो वैलेरिया बोलती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, उन्होंने पावर कट कर दी है, इस वजह से भी सब कुछ हो सकता है, तो हमें इसको ठीक करने की ज़रूरत है ताकि सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएँ। और इस तरह हम देखते हैं फ्रैंकलिन और वैलेरिया वहाँ पे जो पावर सोर्स को ठीक करने में लग जाते हैं। और यहीं पे हम लोग द ब्रिज के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे रिचर्ड जो है अपनी मशीन को स्टार्ट कर देते हैं, और वो बेसिकली पता लगाना शुरू करते हैं कि उनको जो चीज़ चाहिए वो सही चल रही है नहीं चल रही।
और वहीं पे मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि अब बारी आ चुकी है जब ये चीज़ मेरे हाथ में, तो पता लगाया जाए कि हमसे क्या गलती हुई थी और हम सब की शुरुआत करेंगे जहाँ से ये सारी असली फसाद की जड़ शुरू हुई थी, जब से ये सब चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई थी। और वो सब शुरू हुआ था सिविल वॉर के इवेंट से। और इस तरह हम देखते हैं मिस्टर फैंटास्टिक वहाँ पे जो है, यहाँ पे सिविल वॉर की जो लड़ाई हुई होती है जिसमें गोलायत और हैंक पिम वगैरह बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ते हैं, वो लड़ाई हमारे सामने दिखाई जा रही होती है। और रेड रिचर्ड बोलते हैं कि ये सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी सिविल वॉर, यहीं से सारी कहानी शुरू हुई थी। और वहीं पे वेलेरिया बोलती है कि 1 मिनट ज़रा रुको, क्या हुआ अगर हमने सारी पावर को दोबारा से ऑन कर दिया लेकिन इससे चीज़ें जो हो रही हैं उससे भी और बुरी हो जाएं, मतलब हमें शायद ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फ्रैंकलिन बोलता है तो मेरे ख्याल से हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि हम इससे और ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएं। तो वेलेरिया बोलती है कि अगर क्या हुआ हमने इसको ऑन नहीं करा और चीज़ें और बद से बदतरीन हो जाए, मतलब हमें इसको शायद ऑन करना चाहिए था लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था तो और चीज़ें बिगड़ जाएं। तो फ्रैंकलिन बोलता है फिर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो, तुम्हें जो ठीक लग रहा है तुम वो करो ना। तो वेलेरिया बोलती है कि तुम कब बड़े हो गए, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे भी कि नहीं। और यहीं से हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड जो है उसको शुरू करता है, अपनी मशीन को विजुलाइजर इंगेज करते हैं और दूसरी तरफ वेलेरिया जो होती है वो पावर ऑन कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो पावर ऑन करती है तो स्पेस एंड टाइम के अंदर वेरिएबल होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ से जिस रियलिटी के अंदर वो लोग इस वक्त मौजूद होते हैं वो सेलेस्टियल वाली रियलिटी, वहाँ से एक फ्लैश आता है और यहाँ से हम दूसरे पल दोबारा ब्रिज के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो पूरा स्कैन कंप्लीट कर लेता है। तो वहीं पे रिचर्ड बोलते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, अब ये बताओ कि इसमें से ऐसी कितनी रियलिटीज़ हैं जिसको हम देख सकते हैं और उसमें से खास करके वो रियलिटीज़ अलग कर देना जहाँ पर सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट को लेकर कोई बातचीत चली हो। तो कंप्यूटर बताता है कि इस तरह की तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रियलिटीज़ हैं जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है। और रीड रिचर्ड बोलते हैं ठीक है, उनको अलग करने के बाद अब उसमें से वो रियलिटीज़ अलग करो जहाँ पे सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट को लेके सुपर हीरोज़ के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई वगैरह हुई हो। तो कंप्यूटर बताता है कि इस तरह की तकरीबन 3 लाख रियलिटीज़ हैं जिसके अंदर लड़ाई हुई है सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट को लेके। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली सिर्फ हमारी यूनिवर्स के अंदर नहीं बल्कि ये मल्टीवर्सल लेवल के ऊपर बात हो रही है कि ये सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है इसकी वजह से हर एक यूनिवर्स के अंदर लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी यूनिवर्स के अंदर हुई थी। और रीड रिचर्ड बोलते हैं कि अच्छा अब मुझे ये बताओ कि जिन जिन रियलिटी के अंदर सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट की वजह से लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें से कितने जो हैं पीसफुल रेजोल्यूशन पे पहुंची हैं। तो वो बताता है कंप्यूटर कि सिर्फ 418, मतलब हम देख रहे हैं कि 3 लाख रियलिटीज़ के अंदर सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट को लेकर लड़ाई हुई है लेकिन उसमें सिर्फ 418 ऐसी थी जहाँ पे कोई बातचीत हो पाई है और लोग थम गए थे, वरना बाकी जगह वही हाल हुआ है जो हमारी यूनिवर्स का हुआ है या फिर उससे भी बुरा। और वहीं पे रीड रिचर्ड वो हेलमेट पहनते और बोलते हैं तो फिर ठीक है, वो 418 जो रियलिटीज़ हैं वो मेरे दिमाग में फीड करना शुरू करो। और इस तरह रीड रिचर्ड बोलते हैं कि फैसिनेटिंग। और यहाँ पे वो एक केस स्टडी करते हैं जो कि अर्थ 155 का होता है और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से सिविल वॉर का जो है इवेंट चल रहा है और यहाँ पे भी सुपर हीरोज आपस में लड़ रहे हैं। और रीड रिचर्ड बताते हैं कि इस रियलिटी के अंदर रीड रिचर्ड्स और हैंक पिम ने जो था सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट को इनिशिएट किया था, लेकिन यहाँ पे जो है इस रियलिटी के अंदर किसी वजह से हैंक पिम की मौत हो गई थी इस लॉ को निकालने के 2 दिन के बाद ही। और इसी तरह मैंने वहाँ पे उन लोगों को समझाने की कोशिश करी कि ये हमारे लिए एक ज़रूरत है, ये नेसेसिटी है, अगर हम इस पर लड़ते रहे तो ये सब बर्बाद होगा। और लोगों ने मेरी बात मानी और इस तरह सब जो है शांति से हो गया। पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पे टोनी स्टार्क का जो था इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं कोलैप्स टाइम एंड स्पेस के अंदर, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया कि वेलेरिया ने वो जो पावर ऑन करी है उसकी वजह से इनके अंदर बिल्डिंग की जो रियलिटी है वो चेंज होना शुरू हो गई है, जिसमें द थिंग, सूजन स्टॉर्म, बेन स्टॉर्म जो है वो फंस के रह गए हैं। और यहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं एक पुराने ज़माने में यानी इंग्लैंड के अंदर, जहाँ पे बेन स्टॉर्म हम देखते हैं कि जॉनी जो है दरअसल सूजन स्टॉर्म के गार्ड्स होते हैं और सूजन स्टॉर्म यहाँ की एक रानी होती है। और यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा क्योंकि ये रियलिटी इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम अपने बहुत सारे सुपर हीरोज़ को भी देख रहे हैं जो कि हम नॉर्मली देखते हैं, जिसमें थॉर, क्विकसिल्वर, आयरन फिस्ट वगैरह यहाँ मौजूद हैं जो कि उनको आके बता रहे हैं कि इस वक्त बाहर क्या चल रहा है। और वो बताता है कि यहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम आयरन हार्ट है, जिसके पास सिल्वर टंग है और वो यहाँ पे हमारे लोगों के बीच जो डिसेप्शन फैला रहा है, हमारे लोगों को आपके खिलाफ कर रहा है, वो बगावत चाहता है। और इसी तरह हम यहाँ से बाहर शिफ्ट होते हैं महल के, जहाँ पे वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आयरन मैन होता है इस ज़माने का। और आयरन मैन यहाँ पे बता रहा होता है लोगों को कि ये क्वीन जो है अब हमारे साथ ठीक नहीं कर रही है, वो हमें इक्वली राइट्स नहीं दे रही है, वो हमें फ्री नहीं रहने देती है, हमें फ्रीडम चाहिए। और यहाँ पे इस रियलिटी के अंदर हम देख रहे हैं कि गोलायत भी मौजूद है, सेंट्री भी मौजूद है, शी हल्क भी मौजूद है। यहाँ पे इस तरह के हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हीरोज़ मौजूद है जो हम अपनी रियलिटीज़ में देखते हैं, लेकिन सबके हुलिये अलग अलग हैं क्योंकि ये अलग रियलिटी है और इसमें बहुत कुछ अलग हो रहा है। और वहीं पे सब लोग पूछते हैं तुमसे कि तुम यहाँ पे जो बहस कर रहे हो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हम इससे क्या अचीव कर पाएंगे। तो आयरन मैन बोलता ही नहीं टोनी स्टार्क कि हम यहाँ पे जो है उनसे डिबेट करेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या चाहिए। हम जो है यहाँ पे एजुकेशन को लाना चाहते हैं ताकि इसके ज़रिए हर किसी के अंदर अकल आ सके और हर कोई पढ़ा लिखा यहाँ पे बन सके। लेकिन अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो फिर हम उनसे वॉर करेंगे। और इस तरह यहाँ पे एक सिविल वॉर चल रही है ज़माने के अंदर और वो सिविल वॉर को लीड जो है वो आयरन मैन कर रहा है। और इसी तरह वहाँ पे सारे लोग जो हैं वो आयरन मैन को ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं कि रिपब्लिक हम अपनी आज़ादी से जिएंगे, जहाँ पर स्पाइडरमैन भी मौजूद है, बुलजाई भी मौजूद है, हैंक पिम भी मौजूद है, मिस मार्वल भी मौजूद हैं। हम यहाँ से दोबारा मिस्टर फैंटास्टिक के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो अभी भी अपनी केस स्टडी कर रहे हैं और यहाँ से वो अर्थ 3490 के अंदर शिफ्ट होते हैं।
और बोलते हैं कि ये 47th पीसफुल मॉडल है एक रियलिटी का, जहाँ पे हमने देखा। और यहाँ पे पीस की वजह बताई जा रही है कि कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर जो है वो आयरन वुमेन यानी नताशा स्टार्क से जो है प्यार कर बैठते हैं और वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों जो अलग अलग पहलू लेके खड़े हुए थे रजिस्ट्रेशन एक्ट के, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और पीसफुली रजिस्ट्रेशन एक्ट को लागू कर दिया जाता है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि इस रियलिटी के अंदर दरअसल टोनी स्टार्क नहीं बल्कि नताशा स्टार्क है, जो कि ब्लैक विडो और स्टार्क का मिक्सचर है, और वो यहाँ पे लड़की है। और इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर और वो दोनों शादी कर लेते हैं, और इसकी वजह से वहाँ पे सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के हवाले से जो लड़ाई हो रही थी वो खत्म हो जाती है। खासकर और इसमें खास बात यह है कि इस अर्थ के ऊपर जो है हैंक पिम वेरिएबल नहीं था, मतलब हैंक पिम की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस अर्थ में। और यहाँ पे हम एक और अर्थ की केस स्टडी में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बताते हैं इनिशिएटिव प्रोग्राम को सक्सेसफुली जो है लॉन्च कर दिया गया था, और इसके जरिए हमने एक ऐसा सिरम बना लिया था जिसके जरिए हम जिसको चाहे सुपर हीरो एबिलिटीज दे सकते थे अगर वो चाहता है। और इस रियलिटी में और दूसरी रियलिटी यानी कि अर्थ 26 में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, क्योंकि उस रियलिटी के अंदर मैंने यानी रीड रिचर्ड ने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जिसके जरिए उन्होंने सुपर ह्यूमंस के अंदर से उनकी जो पावर्स थी उनको बाहर निकाल के फेंक दिया था। मतलब इसके जरिए हुआ यह था कि सारे के सारे लोग एक जैसे हो गए थे, हर कोई ह्यूमन था, कोई सुपर हीरो नहीं था, कोई सुपर ह्यूमन नहीं था, और ये एक पीसफुल रेजोल्यूशन साबित हुआ था। और वहीं पे रीड रिचर्ड बताते इस तरह एक और रियलिटी जहाँ पे अर्थ 1735 की अगर हम बात करें तो ये लास्ट सक्सेसफुल रियलिटी है जहाँ पे सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन को लेकर लड़ाई नहीं हुई थी। और यहाँ पे दरअसल हुआ यह था कि जब हमारी इनिशिएटिव की शुरुआत हो चुकी थी उस प्रोजेक्ट की, तो तभी जो है हमें कैप्टन अमेरिका बर्फ के अंदर से मिले थे, और उसकी वजह से लोगों ने जो है लड़ाई छोड़ के एक साथ होने का फैसला करा था। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि टोनी स्टार्क ने जो इस रियलिटी के अंदर मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। और रीड रिचर्ड बताते हैं कि मिलियंस ऑफ रियलिटीज़ हमारी जैसी रह चुकी है, जिसके अंदर से सिर्फ 418 जो है वो एक पीसफुल रेजोल्यूशन में पहुंचे, उसके अलावा हर किसी का हमारा जैसा अंजाम हुआ। लेकिन मैंने इन सबको देख के एक चीज़ को ज़रूर डिस्कवर करा है, इन सारे के सारे 418 रियलिटीज़ के अंदर एक कांस्टेंट है, एक चीज़ ऐसी है जो कि नहीं बदल रही है, और वो ये है कि मैंने हर रियलिटी के अंदर अपना पार्ट दिया है। मतलब मैंने हर रियलिटी में कुछ ना कुछ किया है जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। इन रियलिटीज़ के अंदर मैंने अकेले काम करा है, यहाँ पे ना हैंक पिम की असिस्टेंस थी, ना टोनी स्टार्क की, ना ही उन लोगों का कोई इंटरेक्शन था, ना ही उन लोगों के दिए गए कोई 100 आइडियाज़ को हमने फॉलो करा था, और ना ही कोई एडिशनल ओपिनियंस मैंने किसी से मांगे थे। और इसीलिए इसके नतीजे में हम एक अच्छे आइडिया पे पहुंचे थे, और वो सारी चीज़ें जो है एक अच्छे रेजोल्यूशन पे गई थी। क्या इस सब का राज इतना सिंपल है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे इसके बारे में और जानना होगा। ये इतना आसान नहीं हो सकता कि हर जगह सिर्फ मैंने अकेले काम करा है, तो उस वजह से वहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन हासिल हुआ है। और यहीं से हम दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं कोलैप्स टाइम स्पेस के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि सिविल वॉर चल रही होती है, आयरन मैन की फोर्सेज और वहाँ पे क्वीन सुजन स्टॉर्म जो होती है उनकी फोर्सेज लड़ रही होती है। लेकिन अगले पल ये रियलिटी दोबारा कंप्रेस होना शुरू होती है और दोबारा एक फ्लैश ऑफ लाइट आता है, और यहाँ से हम एक और पुराने एरा के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे पायरेट्स का ज़माना हुआ करता था। और आप देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे सूजन, बैन और जॉनी जो है वो अलग अलग रियलिटीज़ के अंदर जा रहे हैं, और वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। इस रियलिटी के अंदर पहले से ज़्यादा थिंग वगैरह मौजूद होते हैं जो कि पायरेट किस्म के होते हैं, और यहाँ पे चीज़ें और बद से बदतरीन हो जाती है क्योंकि वो लोग अब इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। टू बी कंटिन्यूड।